नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अगले 1 घंटे में हम तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में दीपिका सिंह। जी हां, न्यूज रूम लाइव में तमाम खबरों को हम विस्तार से बताएंगे। क्या कुछ आज गहमा गहमी रह रही है। फिलहाल बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। संसद का जो बजट सत्र है उसको 1 दिन के लिए बढ़ाया गया है। धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर लाया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है। सदन में राम मंदिर पर लगातार चर्चा जारी है। देखिए, तमाम बातें कही गई हैं। इस दौरान बीजेपी ने बकायदा अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। दोपहर 3 बजे राज्यसभा में प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। बिल्कुल, और आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा के तमाम सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद भाजपा के बागपत से सांसद को मौका मिला। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर संबोधित करना शुरू किया और दोपहर 3 बजे की अगर बात करें तो राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। फिलहाल लोकसभा में चर्चा हो रही है। सदन में राम मंदिर पर चर्चा लगातार जारी है। देखिए, तमाम बातें कही गई हैं। इन तमाम बातों को आपको बता दें। कहा है कि बहुत बड़ा दिन था, किस तरीके से राम मंदिर हमारे लिए आस्था का केंद्र थे और यूं कहें कि रामलला जो कि टाट में कितने वर्षों तक रहे थे और अब वह भव्य राम मंदिर में रहेंगे। और इसी वजह से, हालांकि देखिए, चर्चा के दौरान काफी हो हंगामा भी हुआ था। इस चर्चा के लिए किस तरीके से विपक्ष ने लगातार, आपको बता दें कि माहौल को गरमाने की कोशिश की थी, लेकिन साफ तौर पर सरकार का दो टूक था कि राम मंदिर पर जो वादा किया गया था, अब उस वादे को हमने पूरा किया है। हालांकि सदन में राम मंदिर पर चर्चा अभी भी लगातार जारी है। बिल्कुल, राम मंदिर पर लगातार चर्चा जारी है। देखिए, 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और पूरे देश में खुशी की लहर। और अब देखिए, सदन में राम मंदिर पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल लोकसभा में चर्चा हो रही है। देखिए, आज केंद्र सरकार दोनों ही सदनों में बारी बारी से, आपको बता दें, राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव ला रही है। चर्चा फिलहाल चल रही है। लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा फिलहाल चल रही है। देखिए, इसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद का ये आखिरी सत्र है, लिहाजा आज संसद में ऐतिहासिक चर्चा है। इसे ऐतिहासिक चर्चा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, हमेशा से बीजेपी कहती आई है कि राम मंदिर हम बनवाएंगे और इस बात को पूरा भी किया गया। इस वादे को कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरा किया है और यही एक वजह है जिससे बिल्कुल। और देखिए, लगातार हमारे साथ, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आनंद, फिलहाल लोकसभा में चर्चा हो रही है और अब राज्यसभा में होगी 3 बजे। जी बिल्कुल, अगर राम मंदिर मुद्दे की बात की जाए तो ये जब से बीजेपी का फॉर्मेशन हुआ, या तमाम चीजें आप देखिए, बीजेपी के हमेशा एजेंडे में रही थी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं एक बार सवाल निशान उठाता था कि राम मंदिर हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जिसके बाद जब तारीख आई, 22 जनवरी वो दिन था जब रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान के बाद विराजमान हुए। कहीं ना कहीं उस मुद्दे को, उस समय के बाद से ही चीज़ को लेकर गुंजाइश लगातार तैयार हो गई थी कि कहीं ना कहीं 2024 की बिसात भी राम मंदिर मुद्दे पर ही रहेगी। और यही कारण है कि जैसे ही 17वें लोकसभा का जो आखिरी सेशन आज चलेगा शाम तक, तो उसमें कहीं ना कहीं आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में लाया जाएगा धन्यवाद प्रस्ताव राम मंदिर को लेकर। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो उसमें तमाम सांसदों को, आप सुनिए, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति खुद बता रही थी कि कितना संघर्ष उनको करना पड़ा इस मंदिर को लेकर। कोर्ट तक जाना पड़ा, कई सालों, कई दशकों तक की लड़ाई देनी पड़ी और कहीं ना कहीं वो तमाम मोराल जो कभी हाई होता था और कभी डाउन हो जाता था, तमाम चीज़ों को लेकर हर एक बीजेपी का सांसद अपनी बातें उसको लेकर रखेगा। लेकिन सरकार की इसको लेकर अपनी रणनीति है, विपक्ष अपनी रणनीति के तहत आगे चला। आज सुबह ही विपक्ष ने भी मीटिंग की थी, जहां उन्होंने कोशिश की थी कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो उसमें कहीं ना कहीं अपना शेयर भी खींच सके, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो 2024 की बिसात बिल्कुल अपने ढंग से लेकर जाएगा। और राम राम की ऐसी लूट है जिसमें सत्ता और विपक्ष, देखिए आनंद, यहाँ पे साफ तौर पर सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर राजनीति को भी पीछे छोड़ दिया जाए। हमने लोगों की भावनाओं को समझा है। लोग चाहते थे किस तरीके से रामलला जो कि वर्षों तक टाट में विराजे थे और अब भव्य राम मंदिर में विराजे हुए हैं, और यही एक बड़ी वजह, ये प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं सरकार के लिए। क्या विपक्ष के पास इस बात की काट होगी?
दीपिका, अगर इस मुद्दे की बात की जाए तो ये वो मुद्दा है जो कहीं ना कहीं तमाम भारतीय 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत में जोड़ता है या कहीं एक साथ लेकर चलता है। और यही कारण है कि सरकार को इस मुद्दे की अहमियत पता है और इसी के लिए लगातार कोशिश की गई थी कि मंदिर जितना भव्य होगा उसका उद्घाटन आरएसएस उतना ही भव्य कराएगा, जिससे लोगों के दिलों में ये जो सपना लोगों ने देखा था जब वो साकार हुआ तो वो एक अद्भुत या अकल्पनीय रूप में सामने आया था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं आप देखिए तमाम सांसद अपने एरिया से गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं वो राम मंदिर, तमाम विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं, तमाम प्लेन्स को रूट करे जा रहे हैं अयोध्या। तो तमाम चीजें आपको बताएंगी। सरकार कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीधे जोड़ा जा सके और कहीं ना कहीं लोगों तक संसद के पटल से भी सीधा संवाद किया जा सके, जहां लोगों को सरकार बताने की कोशिश करेगी कि हम लोगों ने इसमें कितना संघर्ष किया है जो आज ये राम मंदिर भव्य राम मंदिर बना है। और अगर विपक्ष की बात की तो विपक्ष में तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा, जिसमें मणिपुर हिंसा से लेकर विवेक तिवारी भी जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। विवेक जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार क्रेडिट ले रही है राम मंदिर का, कांग्रेस का भी कहना है कि राम किसी एक के नहीं है और गांधी जी का भी हवाला दिया गया है, जिस तरह से गांधी जी आखिरी समय में हे राम कहते हुए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा पूरे देश में, जिस तरह का माहौल है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से 22 जनवरी के बाद देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, चाहे वो नीतीश कुमार का वापस एनडीए में आ जाना हो या अब जयंत चौधरी आ रहे हैं, ये सब इसी परिस्थिति का नतीजा है। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के, जो विपक्ष को अब उठाने पड़ रहे हैं, जो बुलाने पर भी वहाँ पर नहीं गया या मंदिर को लेकर के जिसकी दूसरी राय थी फैसला आने के पहले तक। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होता हुआ पूरे देश में दिख रहा है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इसका फ़ायदा दिख रहा है। कल ही भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो सारे के सारे विधायक वो जा रहे हैं राम मंदिर, उनको दर्शन कराया जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एमएलएज इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बाकी सभी दलों के एमएलएज कल अयोध्या सुबह सुबह निकल जाएंगे। यहाँ से बस उनके लिए की गई है। तो इस पूरे मंदिर को लेकर के जो गहमा गहमी है वो लगातार चुनावों तक बनी रहे, किसी न किसी तरीके से। ये चुनावी साल है, इसका इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इंतजाम कर रखा है। देखिए विवेक जी, ये चुनावी साल है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली है और यूं कहे कोशिश किया, यूं कह ही दिया कि आपके पास इस चीज का कोई तोड़ नहीं है विपक्ष के पास, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दांव चला गया। इस बीच देखिए तमाम, जिस तरह की आप भी बता रहे हैं कि तमाम लोग जाएंगे, तमाम पार्टी के नेता वहां पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको, जो सिनेरियो बन रहा है वो क्या तैयार हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर नजर तो नहीं आ रहा कि लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी यहां पर आगे है। हालांकि आईएनडीआई ये गठबंधन तो साफ तौर पर कह रहा है हम तैयार हैं, लेकिन तैयारी तो आधी अधूरी ही है ना, हर जगह से देखे जाए, हर परसेप्शन से देखे तो हम। बिल्कुल, तैयारी क्या है, कहीं कहीं कोई तैयारी नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में कोई अलायंस अभी तक उत्तर प्रदेश में फाइनल नहीं हुआ है। यही हाल लगभग सभी दलों का है। आम आदमी पार्टी के साथ भी यही स्थिति है, ममता बनर्जी के साथ भी यही स्थिति है। जो भी इनके अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस में, उनके आपस में भी सीट शेयरिंग को लेकर के कोई तस्वीर साफ नहीं है, जबकि उनके पास पूरा वक्त था कि ये काम वो पहले कर सकते थे। लेकिन जब स्थिति ये है कि एक एक करके उनके अलायंस के जो पार्टनर्स है वो छोड़ के जा रहे हैं, और न केवल छोड़ के जा रहे हैं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो अभी तो वहाँ पर इतनी उथल पुथल चल रही है कि बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। अभी तो कोशिश यही है किसी तरह से बचा के रखा जाए, रोक के रखा जाए, तो अभी तो उसी में कामयाबी नहीं हो पा रही। भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कह दिया कि 370 सीटें अकेले बीजेपी को आएंगी, तो एक बहुत बड़ी लकीर खींच रखी है जिसको चैलेंज करने में विपक्ष को बहुत मुश्किल होगी। और ये जो चुनाव है, जो परिस्थितियाँ अभी दिख रही हैं, वो 2019 के चुनाव से भी ज़्यादा मुश्किल होगा विपक्ष के लिए। भले ही उन्होंने सारे विपक्ष को एकजुट कर लिया हो, जो कुछ बचा खुचा विपक्ष है, बावजूद इसके ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो लीडरशिप नहीं है, लीड कौन करेगा, बहुत सारे सवाल हैं इस अलायंस के ऊपर कि जिसके जवाब अभी तक नहीं आए। दूसरी तरफ बीजेपी एक बहुत तेज रफ्तार से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रही, चाहे वो मंदिर का मसला हो, चाहे भारत रत्न दे देने की बात हो, या बाकी सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के दौरे हो रहे हैं, लगातार तमाम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो एक तरफ फुल फ्लेजेड कैंपेनिंग चल रही है, दूसरी तरफ खाली एक उदासी है। चलिए विवेक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आनंद भी आप भी हमारे साथ बने रहिए, और हम कुछ बयान सुना देते हैं दर्शकों को इस पूरे मसले पर। किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं थे, सब जन करें परस्पर प्रीति, सब राम राज होगा। और उस राम राज की विशेषता क्या थी?
वो कोई सांप्रदायिक विषय नहीं है। श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो सबके हैं। भगवान राम हम सबके पूर्वज भी हैं और हम सबके लिए प्रेरणा भी है। और इसलिए उनके ज़माने, क्योंकि उनके ज़माने में आजकल के जो मत संप्रदाय और पंथ जो चलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा उनके ज़माने में कुछ भी नहीं था। लोकसभा में रूल 193 के तहत और राज्यसभा में रूल 176 के तहत आज दोनों सदनों में ही जो राम मंदिर निर्माण का जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर, उस पर आज चर्चा होगी। सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल वाइट पेपर पे हमारे लोकसभा में जैसे अच्छी चर्चा हुई है, ऐसे ही आज भी अच्छी चर्चा। विपक्ष क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कल वो इतनी बात कहे ना आर्थिक मामले पर, आज सत्र का अंतिम दिन है 5 साल का। प्रभु राम विराजे हैं 500 वर्षों के बाद, भव्य मंदिर बना है, इतनी सुंदर मूर्ति है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैधानिक मर्यादा के अनुसार तो आज अंतिम दिन, इसका तो यशोगान होना चाहिए ना। ये प्रस्ताव है। भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण की जो कल्पना और संघर्ष 500 सालों से चला आ रहा था, आजादी के 70 वर्षों बाद भी वो चलता रहा, उसकी पूर्णाहुति हुई है। आज उस विषय पर, यह विषय करोड़ों लोगों के मन की इच्छा का संकल्प है और उस पर चर्चा इस लोकतंत्र के मंदिर में हो रही है। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए थी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार ने भारत रत्न का ऐलान किया है, इस पर जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार का जो कामकाज है, सरकार की जो कार्यशैली है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री के विचारों की झलक नजर आती है। बिल्कुल, ये बयान बहुत बड़ा है। राज्यसभा में जयंत चौधरी ने सरकार का धन्यवाद दिया और कल जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट किया गया था जयंत चौधरी के द्वारा कि मेरा दिल जीत लिया, यानी कि दिल जीत लिया है। देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या माना जा रहा है कि साफ तौर पर आरएलडी, जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का प्रमुख दल भी कहा जाता है, सहयोगी दल भी कहा जाता है, ये टूट है जो किस तरीके से देखा जाएगा। देखिए, तमाम सहयोगी इस पर मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, आनंद भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। चलिए, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरी प्रतिक्रिया के बाद, यानी कि जब जयंत चौधरी ने कहा भारत रत्न को देकर जब सम्मान मिला है चौधरी साहब को, उसके बारे में क्या कुछ कहा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, वो जरा सबसे पहले जान लेते हैं। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकते हैं। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य के पोते जयंत चौधरी जी जैसे ही खड़े हुए, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, कांग्रेस और डीएमके के लोग, और उन्होंने इतना ज़्यादा अपने असंसदीय शब्दों का भी प्रयोग किया और हंगामा किया, और हंगामा करने के बाद उनको बोलने नहीं दिया। कौन है कांग्रेस के लोग आग बबूला थे। आज देखना वाला हश्र था। इन्होंने जबरदस्ती अपने हंगामे से आज जयंत चौधरी जी को किसानों के बारे में, चौधरी चरण सिंह के बारे में बोलने से रोका। इनको पीड़ा है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद से हटाया, नरसिम्हा राव के साथ अन्याय किया। आज वो संसद में भी चर्चा नहीं होने देना चाहते। मैं समझता हूँ कांग्रेस को सार्वजनिक अपनी किसान द्रोही, अपनी पिछड़ा द्रोही आवृत्ति के कारण जो आज उनका आचरण था, उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। जयंत चौधरी जी निर्णय लेंगे, वो अपनी पार्टी के हिसाब से लेंगे। उनकी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनको लगता है कि सही काम है।
एक तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, मैं उसका स्वागत करती हूँ। और मैं कहूँगी कि इसके बाद जो उन्होंने किसानों के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी थी, एक बड़े किसान नेता थे, और उनके अगर पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जिन्होंने काले कानून देश में लाए, 700 से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हुई है, हत्याएं हुई हैं, रोज़ आए दिन 30 किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको कर्ज माफ़ी नहीं कर पाते हैं। अगर ये सारी चीज़ों को सोचा होता तो शायद चौधरी चरण सिंह जी भी अपनी जिम्मेदारी उस समय पे समझे होते, और उनके ग्रैंडसन जयंत भी वो जिम्मेदारी समझेंगे कि ऐसी पार्टियां और ऐसी राजनीति जहां किसान विरोधी हो तो आपको विरोध किसानों के लिए करना। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ विवेक तिवारी और आनंद सिंह लगातार बने हुए हैं। आनंद, जिस तरह से जयंत चौधरी ने ये खुशी जाहिर की है, ये इशारा और ज्यादा साफ हो जाता है, संकेत और ज्यादा साफ हो जाता है कि आरएलडी बीजेपी के साथ जा रही है। जी बिल्कुल, अगर मोनिका इस संकेत की बात की जाए तो संकेत अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन बिल्कुल अंतिम दौर पर है और आज या कल में ही तमाम चीज़ों को लेकर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, तो उनका एक वाइड कैनवास पर उनके तमाम विचारधारा और उनके फॉलोअर्स है, और यही कारण है कि पश्चिम यूपी में एक वाइड यानी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता चौधरी चरण सिंह का, जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। जो पिछले 2019 के लोकसभा सीट में 7 जो कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी हारी थी, उस पर बीजेपी फोकस करना चाहती है, और उसके साथ साथ जो तमाम अगल बगल के स्टेट हरियाणा, राजस्थान कम्युनिटी है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं वही एक चीज, एक वोट से यूं कहें कि इस तमाम चीजों से कई निशाना साधने की कोशिश बीजेपी की है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं विवेक जी, आरएलडी को भी दरकार थी कहीं ना कहीं बीजेपी में आने के लिए, उनको भी अपने आप को मजबूत करना था जो कहीं ना कहीं बैकफुट में जा रही थी। दूसरी बात ये भी कि समाजवादी पार्टी जो कि उसके लिए प्रमुख विपक्षी दल भी यूं कहे प्रमुख सहयोगी दल में आरएलडी हमेशा साथ में रही है, ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी माना जाएगा। विवेक जी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा झटका है, और जो इशारों की बात हो रही है, अब ये इसमें कोई इशारे वाली बात नहीं रही है। एलानिया आज जयंत चौधरी ने यह कह दिया है, आज वो विपक्षी खेमे की जो सीट थी राज्यसभा में, उससे हट करके सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे हुए थे, तो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, उनके लिए ज़रूर एक झटका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों के दम पर ही राज्यसभा पे पहुँचे हैं जयंत चौधरी इस वक्त, तो ज़रूर उनको झटका लगेगा। उनके बड़े अलायंस पार्टनर थे और विधानसभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। वही तो लोगों को जो एक कामगार और श्रमिक आए हैं, इनको कार्य मिलना चाहिए, इनको अपने यहाँ लेकर के इनकी प्रतिभा का उपयोग करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में ही उनका समायोजन हुआ, वे आज भी वहाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये मॉडल भी उत्तर प्रदेश ने दिया और वह कार्य सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में, कोरोना जैसी महामारी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस महामारी का सामना भी किया। लेकिन किसी को बेरोजगार भी नहीं होने दिया, उद्यम हमारे चलते रहे। हमने अपने सभी 119 चीनी मिलों को भी चलाया। आज उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह 2017 के पहले जो एक प्रकार का बीमार सा हो चुका था, बंदी की कगार पर था। न केवल चीनी उद्योग आज आत्मनिर्भर है, बल्कि तो फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से जयंत चौधरी ने धन्यवाद अदा किया। इसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में दक्षिण की राजनीति को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान। ब्रेक के बाद आप जरूर देखिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है सीएए को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा सीएए, ये गृह मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को गुमराह कर रही विपक्षी पार्टियां, लेकिन सीएए की वजह से किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बड़ी खबर है, ये बड़ा बयान है और साफ तौर पे आपको बता दें, यदि हम इसे बयान कहें
यूं कहें बयान कहना उचित नहीं, ये ऐलान है। क्योंकि ऐलान इसलिए कहा जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है सीएए लागू होकर रहेगा और जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। आपको याद होगा किस तरीके से सीएए को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था, मुस्लिम पक्ष को बरगलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं सरकार ने साफ कर दिया कि आपके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, आपको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि जो भाई बहन हमारे रह रहे हैं, जो दूसरे यूं कहे कि देशों से निकाले गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर हम अपनी नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, तमाम बातें सरकार ने स्पष्ट कर दी है और इसी को लेकर माहौल गर्मा सकता है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान, जो कि साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होकर रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, इससे पहले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी बयान दिया था और कहा था कि 7 दिनों के भीतर सीएए लागू हो जाएगा। और अब गृह मंत्री अमित शाह का यह ऐलान कि सीएए लागू हो जाएगा। सीएए का मतलब यह है कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उन तमाम देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। आनंद सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आनंद, बड़ा ऐलान गृह मंत्री की तरफ से कर दिया गया और कहा गया, खास बात यह कि लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाएगा। जी मोनिका, अगर गृह मंत्री ने यह बयान दिया है तो इसका मतलब खुद है कि कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर पहले मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की थी, जहां से उनका पक्ष जाना था कि सीएए को लेकर आपका क्या पक्ष है। गृह मंत्री ये दूसरी बार बोल रहे हैं कि हमने सीएए को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और जनरल इलेक्शन से पहले, यानी लोकसभा से पहले उसको अमल कर लिया जाएगा। दरअसल ये बिल एक्ट पहले ही बन चुका है, जो कि तैयारियां अभी हो रही हैं। लॉ कमीशन ने तमाम उस रूपरेखा को तय कर लिया कि वो फॉर्म क्या होगा, कैसे भरा जाएगा, उसको लेकर जो तमाम तैयारी थी, यानी जो तरीका होगा कि तमाम सिटीजनशिप नागरिकता हम कैसे देंगे, उसको लेकर जो असमंजस बरकरार था, इसको लेकर एक नोटिफिकेशन सरकार को लाना है। और इसका मतलब ये हो चुकी है, जब अमित शाह ने इसको बयान दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो नोटिफिकेशन भी तैयार हो गया, यानी वो जरिया, वो कैसे जो नागरिकता भरेगा। बिल्कुल, जो हम कह सकते हैं, हालांकि अमित शाह ने ये तो ऐलान कर दिया आज, लेकिन इसकी बात वो पहले से ही कह चुके थे। दिसंबर में आपको याद होगा, जब वो बंगाल के दौरे पर थे, उन्होंने साफ तौर पर रैली में कह दिया था कि सीएए लागू होकर रहेगा। ममता बनर्जी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था, आरोप लगाया था कि आप एक समुदाय को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा गया था, उस वक्त आपको याद होगा किस तरीके से मुस्लिम पक्ष भड़क गया था, लेकिन अब उनको संतुष्ट करना भी सरकार की चुनौती होगी। आनंद। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। इसी के चलते लगातार चीजें देखिए, आप सरकार समझाने की उनको कोशिश कर रही है। खुद एचएम ने, यानी गृह मंत्री ने कई बार खुद बोला है कि ये जो कानून है, दरअसल ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है, राष्ट्रपति इसको साइन कर चुकी है, तो अब ये कानून बन चुका है, तो इस पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, जिसका अधिकार है जनता के लिए। जनता ने ही उनको चुन के प्रतिनिधियों को भेजा था और उन्हें इसको कानून बना है। तो कानून अब जो बन चुका है, पास हो चुका था, उसका इंप्लीमेंटेशन को लेकर लगातार कोशिशें करी जा रही थी। लॉ कमीशन लगातार लोगों से बात कर रहा था, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहा था कि आपको इसमें अगर जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या परेशानी होगी। जो उनका फीडबैक आया है, उसके बाद लॉ कमीशन ने वो फीडबैक गृह मंत्रालय को दिया, जिसके बाद स्थिति अब लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। यूसीसी आप देखिए उत्तराखंड में लागू हो चुका है और सीए गृह मंत्री खुद बोल चुके हैं, शांतनु ठाकुर एमओएस पोर्ट और शिपिंग है, उन्होंने भी बयान दिया था कि 7 दिनों के अंदर ये चीजें जारी कर दी जाएंगी। तो तमाम चीजें, प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब एक नोटिफिकेशन लाना है, यानी एक गैजेट लाना है कि ये तरीके होंगे आपको सिटीजनशिप देने के, आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आपकी सिटीजनशिप वेरीफाई की जाएगी और उसके बाद आपको दे दी जाएगी। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली है, चाहे बात यूसीसी की करें या फिर अब हम सीए की कर लें, कि तमाम बातें जो है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और उससे पहले जो तमाम वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सब पूरे किए जा रहे हैं। देखिए, तमाम वो वादे, चाहे राम मंदिर देखे, आर्टिकल 370 देखे, सीएए देखे या यूसीसी देखे, ये तमाम चीज़ों को लेके बीजेपी का जो एजेंडा था, जो उनके एजेंडे में रहता था, उसको बीजेपी ने पूरा कर लिया है। और यही कारण है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव से लेके बेहद ही एग्रेसिव तौर पर सामने उतरेगी। और आप देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की देखेंगे तो उसके आलम
बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि तमाम जो संगठन थे जो गठबंधन कर रहे थे इंडिया गठबंधन के अंदर, चाहे आप बंगाल की बातें करें, वहां पे अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। बिहार में जो कि खुद जेडीयू से नीतीश कुमार इस गठबंधन को आगे लेकर जा रहे थे, कहीं ना कहीं इसको बना रहे थे, वो खुद जब पीछे हट गए हैं तो कहीं ना कहीं उस गठबंधन की आत्मा देखिए, बाहर हो आपने चुकी है। थाली में परोस कर खाना खुद दे दिया है। हम ये कह सकते हैं ना आनंद, हम ये कह सकते हैं थाली में परोस कर खाना खुद आपने बीजेपी को दे दिया है। बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है, जो जो उसने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनको एक एक करके पूरा कर रही है। यहाँ विपक्ष के पास कोई काट नजर अभी तक नहीं आ रही, वो अपनों को नहीं मना पा रहे हैं, अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रहे, और अब तो सीएए की बात भी सामने आ गई है। जी देखिए, यही कारण है कि इंडिया के तमाम जो घटक दल है कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। आरएलडी इस चीज को समझ रही है कि राम मंदिर वो मुद्दा है, जिसने भी इसका विरोध किया वो कहीं ना कहीं अपने ही वजूद को लेकर तरस जाएगा। सीए कहीं ना कहीं उस चीजों को लेकर समझ रही हैं वो कि कहीं ना कहीं इसमें इरेगुलरिटीज है। लोगों को समान नागरिकता, क्योंकि एक देश एक विधान एक संविधान होता है, जो कि खुद पीएम भी कह चुके हैं, तमाम जमहूरियत में ये होता है। और यही कारण है कि सीए कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे तमाम पड़ोसी प्रदेशों में, सॉरी माफ कीजिएगा, राज्यों में देखेंगे, देशों में देखेंगे, तो उनपे कहीं ना कहीं इस चीजों में जो अल्पसंख्यक है उन पे और आधी अधूरी तैयारियों के साथ किला नहीं भेजा जा सकता। आधी अधूरी तैयारियों के साथ। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। अगली खबर बिहार से है। बिहार में 12 तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12 तारीख को जेडीयू सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और उसे लेकर तमाम तरह की कोशिश की जा रही है। आज शक्ति परीक्षण होगा जेडीयू का। भोज का आयोजन कर लिया गया। दीपिका, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि मनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। बिहार में 12 फरवरी का इंतजार, नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट, पटना में जेडीयू का ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। और शक्ति परीक्षण के बाबत ये देखा जाएगा किस तरीके से सरकार तैयार है, क्या उस फ्लोर टेस्ट को पास कर पाएगा। क्योंकि श्रवण कुमार के आवास पर जेडीयू के तमाम विधायकों का यह जमावड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि अब भोजन तो कर लिया, अब भोजन के बाद में अब आगे की रणनीति क्या इस पे तैयार हो गई है। विधायकों के लिए भोज का आयोजन, इसके जरिए आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को बाहर शिफ्ट भी कर रही है, यानी कि सुगबुगाहट बहुत तेज हो चली है। आज की सियासत भयंकर गरमाई हुई है। अब देखना यह होगा कि अब शक्ति प्रदर्शन जो किया जा रहा है इसका क्या परिणाम होगा। क्या 12 फरवरी को नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएंगे? जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके घटक दल के विधायक महादेव की पूजा बाबा धाम में नहीं कर रहे हैं, तेलंगाना चले गए हजारों किलोमीटर दूर, और कसम खिलाया जा रहा है मंदिर में कि कहो कि हम वोट देंगे महागठबंधन को। इसका मतलब क्या है? खेला तो हो गया, अब तो मेला लगना है हमारे पक्ष में और एनडीए के पक्ष में। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार विश्वास मत शानदार और जानदार तरीके से हासिल करेगी। जो लोग आरोप अब समय आने पर बताओ। शेड्यूल पूरी तरह से इंटैक्ट है और ऑल इज वेल है, आप टेंशन मत लीजिए। 12 तारीख को सारा क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत संबंध सबके साथ सबका है, लेकिन इसका ये कथन नहीं है कि आप जो है कि पार्टी टूट जाएगी या हम लोग बिखर जाएंगे या हम लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा बहुमत का आंकड़ा है, हम लोग जो है पार्टी जो है सरकार में। फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से विधायकों के लिए भोज का आयोजन और खेला क्या हो जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं अब देखिए बिहार में खेला होगा। हम तस्वीरें भी लगातार आपको साझा कर रहे हैं। यहाँ पर बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन इस बात की तस्दीक करता नजर आता है। बिल्कुल, बिहार में नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के विधायकों को पटना बुलाया है। आज भोज का आयोजन किया गया है। एकजुट रखने की कोशिश की जा रही नीतीश कुमार की तरफ से, चूंकि आरजेडी की तरफ से जब ये कहना कि खेला हो गया है, खेला हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, और इसीलिए आज तमाम विधायकों को एकजुट रखा गया। देखिए इसमें सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात यह भी है मोनिका कि जीतन राम मांझी को मनाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है कि जीतन राम मांझी को मना लिया जाएगा। राजीव मोहन जुड़ चुके हमारे साथ पटना से, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजीव, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखिए आज के भोजन को, ताकि तमाम जो विधायक है जेडीयू की वो इकट्ठा हो सके। राजीव, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है?
देखिए, विधायकों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। पटना में आज जेडीयू का शक्ति परीक्षण है। श्रवण कुमार की आवाज पर जेडीयू विधायकों का जमावड़ा। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आज की सियासत गहमा गहमी भरी बिहार में, चूंकि 12 तारीख का इंतजार, फ्लोर टेस्ट का इंतजार। राजीव हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजीव, शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जीतन राम मांझी को भी मनाया जा रहा है, क्या मान पाएंगे? तो जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश कर रही है जेडीयू, एकजुट होने की कोशिश कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं अब उनकी सरगर्मी तेज हो गई है। टीडीपी वाईएसआर से बात करने की कोशिशें जारी है, गठबंधन की कोशिश करी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी अब लगातार अपनी सक्रियता को बरकरार रखे हुई है। मोनिका, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने विकल्प टटोल रही है और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां उनमें भी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन जाएगा। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी की स्थिति यहां पर अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए भाजपा काफी कॉन्फिडेंट है। ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस से गठबंधन पर चर्चा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। लोकसभा चुनाव में इस बार दक्षिण को भी साधना है, ये बीजेपी का प्लान है और इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में मुलाकात भी हुई थी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की, जिसमें काफी सुगबुगाहट नजर आई थी। इसके बाद आपको याद होगा कि गठबंधन के साथ ही अभी तक भाजपा इस राज्य में ढूंढ नहीं पाए हैं, तो यहाँ पर दरकार है गठबंधन की भी, अपनी सियासी जमीन को तलाशने की भी। राज्य की जो सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वो है दोस्ती की इच्छुक भी मानी जा रही है। और पंजाब दौरे पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक और भगवंत मान से उनकी मुलाकात होनी है। रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और देखिए, यहां से वह जो शुरुआत करने वाले हैं वह है चुनाव से पहले ही तीसरी रैली होगी। लुधियाना में घर घर मुफ्त राशन स्कीम की शुरुआत करेंगे। देखिए, मुफ्त राशन की शुरुआत तो सभी करते हैं, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो घर घर तक इस सुविधा को पहुंचाएगी और इसी के बाबत ये शुरुआत की जा रही है। तो भगवंत मान भी इसमें शामिल होंगे। पंजाब में तीसरी रैली होगी। इससे पहले आपको बता दें, होशियारपुर में और संगरूर में रैलियां कर चुके हैं और गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पंजाब के दौरे पर है अरविंद केजरीवाल। सीएम भगवंत मान के साथ रैली करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है और घर घर राशन योजना का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ताकि घर घर लोगों को राशन पहुंचाया जा सके। देखिए, गीतांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गीतांशु, बड़ी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता को लुभाने की, घर घर जाएंगे राशन बांटने के लिए। जी, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि सभी को पता है अगले 2 महीनों में जो है चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वह आज पंजाब दौरे पर हैं और पंजाब दौरे पर वह आज और कल रहेंगे। आज की अगर बात करें तो वह खन्ना जाएंगे और खन्ना में, जैसे कि उन्होंने बीते दिन वीडियो जारी करके भी है जानकारी दी थी कि वह खन्ना जाएंगे और पंजाब में एक स्कीम वह लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी इससे पहले यही घर घर राशन बांटने की स्कीम जो है वह लॉन्च की थी, मगर उन्हें उनका आरोप जो है केंद्र सरकार की तरफ रहा है कि केंद्र सरकार ने वह सभी की सहमति के बाद भी जो है वह स्कीम दिल्ली में लागू नहीं होने दी। अब पंजाब में जैसे कि उनकी सरकार है तो वह पंजाब में यह स्कीम लागू कर लोगों को घर घर राशन पहुंचाएंगे, जिसमें कि आटा,
चावल और चीनी रहेगी और घर घर जाकर जो है देखिए लक्ष्य बहुत बड़ा कर रखा है दीपांशी इन्होंने कि 24 लाख परिवार तक लोकसभा चुनाव से पहले बांट दिया जाएगा ये राशन, ये मुफ्त राशन बांटने की कोशिश होगी। तीसरी रैली उनकी होगी, तो फिलहाल कैसे पूरा किया जाएगा इस पूरे योजना को उन्होंने क्या तैयार की गई है, इसके लिए कुछ जानकारी आपके पास? देखिए जिस तरीके की उनकी योजना है कि पंजाब में घर घर राशन बांटा जाएगा, उन जरूरतमंदों को राशन बांटा जाएगा जिनको काफी तकलीफ होती है दुकानों पर या जहां पर सरकारी सुविधाएं हैं वहां पर राशन लेने के लिए, क्योंकि कई बार कई तरीके की परेशानी जो उठानी पड़ती हैं। मगर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वह यह भी देखकर चल रही हैं कि अगले 2 महीनों में चुनाव है और वोटरों को लुभाने के चक्कर में इस तरीके की स्कीम जो है वो पंजाब में लाई जा रही है, क्योंकि चुनाव ही बहुत ही नजदीक है और इस तरीके की स्कीम जो है वह लागू नहीं होनी चाहिए, यह भी अपोजिशन पार्टियों का कईयों का कहना है। मगर पंजाब में आज जो है यह स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी और उनकी कई तरीके की आगे भी स्कीम्स हैं जो आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, आइए सीधे वहीं का रुख कर लेते हैं। आज जिन परिवारों को उनका नया घर मिला है उन सब परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश कहता है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में बनासकांठा के लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं और साथ साथ मुझे बताया गया 182 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं गुजरात भाजपा के लोगों को, गुजरात की जनता को, गुजरात की सरकार को इतने बड़े आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। और मैं यहां टीवी पर अलग अलग स्थान के लोगों को देख रहा हूं, अलग अलग स्थान के अलग अलग लोगों के बहुत पुराने चेहरों के मुझे आज यहां दूर से दर्शन करने का मौका मिल रहा है। दूर दूर सुदूर के सब इलाके दिखा दिए जा रहे हैं मुझे। अब कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम, मैंने सालों तक संगठन का काम किया है तो मुझे मालूम है कि एक साथ इतने स्थानों पर लाखों लोगों को एकत्र करना ये मामूली काम नहीं है। और आप सब इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देते हैं, ये हमारी संकल्प शक्ति को और मजबूत करता है और आपकी संकल्प शक्ति को हम महसूस कर रहे हैं। हमारा बनासकांठा जिला यानी हमारा पूरा उत्तर गुजरात, આપણે તો પાણીના માટલા લઈને 2 કિલોમીટર જવું પડતું હતું, પરંતુ અમારા ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતોએ પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ, टपक सिंचाई, आधुनिक सिंचाई, यानी ऐसे ऐसे नए इनिशिएटिव लिए, उसके कारण आज खेती के क्षेत्र में भी आज हमारा महसाना हो, अंबाजी हो, पाटन हो, ये सारा इलाका नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मुझे अंबाजी धाम में हो रहे विकास कार्यों को देखकर बहुत खुशी हुई। आने वाले समय में यहां भक्तों और पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। अब देखिए तारंगा हिल, उसमें प्रगति हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको बता दें हमारे इस खास पेशकश में न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मोनिका नमस्कार।